हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। यूपीपीएससी की प्रीलिम्स की जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए हम लोग जो 2022 में क्वेश्चन पढ़ रहे थे 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है और 51 से 100 तक आज करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है 2023 का भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है तो जाकर के प्लीज पढ़ लीजिएगा, जिससे आइडिया भी लग जाता है और पीवाईक्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो आप लोग नहीं पढ़ा है तो जाकर के देख लीजिएगा। आज हम लोग का जो है 51 से हम लोग 100 तक कोशिश करेंगे खत्म करने की। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। 2022 का पेपर है, 2022 का 2 दिन और चलेगा क्लास, फिर उसके बाद 2021 का आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51वां क्वेश्चन है, यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए पहाड़ी दिया हुआ है यानी कि हिल्स और माउंटेन दिया हुआ है और भारतीय राज्यों में अवस्थिति यानी कि लोकेशन। तो आपको जो है जो पहाड़ी है उसका लोकेशन बताना है। ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे माउंटेन दे देगा आपको, पर्वत, पहाड़ी, माउंटेन। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिएगा, ज्योग्राफी से है ये क्वेश्चन। तो बटेश्वर हिल कहाँ पे है? तो बटेश्वर हिल जो है वो बिहार के भागलपुर में है बटेश्वर हिल। ठीक है, तो ए का 3 अगर मिलाइए आप तो ऑप्शन देखें यहाँ पे, तो ए का 3 केवल सी में ही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं। जो बिलारी रेंज है ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटका में है। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चिन श्रृंखला ये कहाँ पे है? चिन रेंज, तो ये जो है मणिपुर में स्थित है। और घोसी जो पहाड़ी है ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, जो घोसी पहाड़ी है वो महेंद्रगढ़ हरियाणा में स्थित है। और उसके बाद जो है चिन श्रृंखला मणिपुर, बिलारी कर्नाटक, बटेश्वर भागलपुर बिहार। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना, इसको साथ साथ याद करते चलिए। क्वेश्चन क्या करता है, आपको यहाँ पे एकाक दो श्रृंखला चेंज करके आपको यही दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना जो था उसका प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब देखिए अभी हम लोग जब इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़ रहे थे, स्कीम वगैरह जब आता था करंट अफेयर्स में भी, तो स्कीम में क्या है कि पहला तो ये याद कर लीजिए और किस लिए वो स्कीम आई है और किस मिनिस्ट्री ने वो स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, 3 चीज स्कीम को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। पहला क्या है, योजना कब लॉन्च हुआ है। दूसरा, किस मिनिस्ट्री, मतलब किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मंत्रालय के अंतर्गत वो योजना आती है। तीसरा जो है वो है कि जो योजना है वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक, ये 2022 का पेपर है तो आप लोग को एक आइडिया लग जा हो रहा। ठीक है, ये बहुत पुरानी स्कीम है, 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया था, उसका जो है मुख्य उद्देश्य पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए पहला दिया गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना, ये नहीं है। नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, ये भी गलत है। अब यहाँ पे है देखिए, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, ये करेक्ट है। कि इनका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि गंगा यमुना जो नदी है उनके जल को जो है प्रदूषण रहित करना, ये चीज था इनका उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट आता है अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को क्या करना है, आपको अरेंज करना है। ठीक है, कि सबसे पहले उनकी कौन सी विजय हुई, फिर उसके बाद कहाँ विजय हुई। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मेडिवल अभी मैं 1 से 2 दिन में स्टार्ट करूंगी, मैं प्लान कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मॉडर्न हम लोग का लगभग खत्म ही हो गया। एक आध लेक्चर और बचा है, जो मुझे लगेगा कि कहीं छूटा है तो मैं एक आध लेक्चर और ला दूंगी। ठीक है, और एंशिएंट हम लोग का खत्म हो गया, वो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए। अब हम लोग मेडिवल पढ़ेंगे, क्योंकि मेडिवल से भी जो है 5 से 6 सवाल आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, मेंस में भी काम आएगा और प्रीलिम्स में भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है अलाउद्दीन, कुछ कुछ जैसे जो डायनेस्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सल्तनत काल पूरा हम लोग पढ़ लेंगे, मुगल काल पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी से भी क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए इनका जो विजय है इनका देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो विजय हुआ था ये गुजरात विजय इनका हुआ था। ठीक है, ये पहला, यानी कि दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे तो दूसरा पहला होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बस सी ही में ही दूसरा है ही। ठीक है, तो और सारा जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए गुजरात विजय इनका 1299 में हुआ, रणथंभौर विजय 1301 में हुआ, चित्तौड़ विजय जो है वो 1303 में, फिर वारंगल 1310 में। अब ये चित्तौड़ विजय आप लोग वो जो पद्मिनी का आया था तो आप लोग देखे होंगे, तो उसमें भी जो है पद्मावत मूवी आई थी, तो उसमें भी चित्तौड़ का जो विजय ये अलाउद्दीन की ही तो रहता है, उसमें चित्तौड़ और उनसे जो रणजीत सिंह रहते हैं उनसे लड़ाई होती है। तो ठीक है, तो ये सब चीज यहाँ पे है। ठीक, तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद जो है अच्छे से समझ लेंगे उस टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित विषय में क्या करना है हम लोग को, इसको भी क्या है क्रमानुसार देखना है। तो ये क्या है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पार्ट्स दिया हुआ है, जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है ये पहला है। ठीक है, तो पहला पार्ट ये है पहले में। फिर उसके बाद आता है हम लोगों का सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, ये दूसरा हो जाएगा।
और फिर फंडामेंटल राइट आता है, यानी कि मौलिक अधिकार, जो कि इस पे नहीं दिया हुआ है। तो चौथे नंबर पे क्या आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसको हम लोग यहाँ पे तीसरा मानेंगे। फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य आता है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि चौथा है। ठीक है, तो इसको मिलाइए तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो 1, 3 और उसके बाद यहाँ पे 4 और 2 आएगा। ठीक है, तो 1, 3 आप देखिएगा, तो यहाँ पे 1, 3, 4, 2, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे मानव विकास सूचकांक। अब देखिए ये जो है ये करंट का है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करंट का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से दिया हुआ है, पूछा हुआ है क्वेश्चन कि इसमें क्या करना, अवरोही क्रम में बताना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि जो रैंकिंग मिली है जिस जिस देश को, उसको बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जापान, रूस, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया दिया है। अब देखिए कितना डेप्थ में सवाल पूछ रहा है। पहले क्या था, पहले क्वेश्चन आता था तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से इंडिया की रैंकिंग कितनी है उतना ही पूछता था, कौन पब्लिश करता है यही पूछता था। अब क्या है, आपको 5-6 देश याद करने पड़ेंगे स्टार्टिंग के, कि मतलब पहले रैंक पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे, चौथे पे। ठीक है, एटलीस्ट 5 तो आपको याद करना ही होगा। मतलब उसके साथ साथ कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है, कौन पब्लिश करता है, उसके साथ साथ 5 जो है वो देश भी आप लोगों को याद करना होगा। ठीक है, तो वहां पे यही पे दिया गया है, तो ये करंट का है तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। तो ये असम जो मेघालय, उस टाइम ये भी करंट पे चल रहा था, लेकिन हम लोग देख लेते हैं असम मेघालय जो सीमा विवाद था उसके समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे देखिए दिया है केंद्रीय गृह मंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे गृह मंत्री नहीं हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, वो मौजूद रहेंगे लेकिन वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिया भारत के गृह सचिव, असम मेघालय के पुलिस निदेशक, ये तो नहीं ही करेंगे। अब यहाँ पे असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जो थे वो मौजूद थे लेकिन वो सिग्नेचर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे असम और मेघालय के मुख्यमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही दिया भी गया है एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट है यहाँ पे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में बताना है। अब देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में आपको बताना, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम जो है, ये कब लॉन्च हुआ था। तो ये 2014 में लॉन्च हुआ था, ये करेक्ट है। दूसरा है इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को क्या है, सुगम बनाना, तो ये भी करेक्ट है। मेक इन इंडिया इसके नाम से ही आप लोग को पता चल जा रहा होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना और उसको क्या करना, अरेंज करना है। अब देखिए जो मेडिवल है ना, इससे थोड़ा टफ इसलिए लगता है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो सारी जो लड़ाइयाँ हुई रहती है उसी को अरेंज करने को दे देते हैं। तो उसको क्या है, ऐसे आप बैठेंगे याद करने तो सन क्या है, अभी तो याद हो जाएगा फिर भूल जाता है, मतलब 1-2 दिन बाद भूल जाता है। लेकिन आप एक स्टोरी की तरह पूरा पढ़ लेंगे कि हाँ जब औरंगजेब आता है, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ किससे किससे लड़ाइयाँ होती हैं, कितने में जीत मिलता है, कितने में हार मिलता है, ये सब हम लोग देखेंगे। अलाउद्दीन का पढ़ लेंगे, पूरा मुगल का पूरा पढ़ लेंगे, तो वो स्टोरी की तरह पढ़ लेंगे तो वो याद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है इसको अरेंज करना है, तो यहाँ पे जो है देखिए देवराई की जो लड़ाई है, बैटल ऑफ देवराई, और उसके बाद आता है बनारस के पास जो सूजा की पराजय है, और सामूगढ़ की लड़ाई है, और धर्मत का विजय। धर्मत का विजय, सामूगढ़ का विजय पहले भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो जब सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था बनारस के पास, जो सूजा की पराजय हुई थी वो सबसे पहला था। तो यहाँ पे अगर आप दूसरा मिलाएंगे तो डी ऑप्शन में ही बचेगा। देखिए ये सारे गलत हो जाते हैं, डी ऑप्शन बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे धर्मत का लड़ाई, मतलब धर्मत पे विजय इनका मिलता है, और तीसरा में बैटल ऑफ जो सामूगढ़ है वो आता है, और लास्ट में आता है देवराई की लड़ाई। ठीक है, तो ये चीज है। ईयर आप लोग को याद करना पड़ेगा, एग्जाम में ईयर के साथ पूछ लेता है कभी कभी, एग्जाम में पूरा दे देता है धर्मत पे विजय इनको कब मिला था, तो अप्रैल 1658 में मिला था। ठीक है, तो बनारस के पास सूजा की जो पराजय हुई थी ये फरवरी 1658 में हुई थी। धर्मत का विजय जो है अप्रैल 1658 में हुई थी। सामूहिक की लड़ाई क्या है, मई 1658, और देवराई की लड़ाई जो है अप्रैल 1659 में था। ठीक है, ये चीज है, इंपॉर्टेंट है बहुत। इसी में से जैसे कि क्या है, मेडिवल आप जितने भी यहाँ पे ईयर आ रहे हैं उसको याद करते एक जगह नोट्स बना के रख लीजिए, जो पूरा मेडिवल आप अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसको भी आप साथ साथ याद करते चलिए। ठीक है, पीवाईक्यू से रिपीट होता है क्वेश्चन। कोविड-19 के लिए जो है दिया जाने वाला जो सिनोवैक है वो क्या है, तो वो जो है पूर्ण वायरस का जो है, संपूर्ण वायरस का ये क्या है, टीका है। ठीक है, तो होल वायरस वैक्सीन है ये। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। तो सुन्नी त्रिकोण का कौन सा इराक में भाग नहीं है, तो वो है बसरा। बसरा जो है ये सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। बगदाद है, रमादी है, और तिकरित ये है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ये करंट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यूपी से ही है, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये पीवी सिंधु ने जीता। तो ये चीज जो है इसको हम लोग स्किप कर देंगे, क्योंकि अब ये करंट पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया।
अब देखिए, एक तो आपको ऐसे पूछ लेगा कि जल जीवन मिशन जो है वो किस वर्ष से शुरू किया गया। दूसरा, आप अब इस टाइम जो क्वेश्चन बन रहा है वो फाइनेंशियल ईयर पूछ ले रहा है, क्योंकि जो वर्ष है वो तो लोग रट ले रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर में कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ 2019-20 में हुआ था कि 20-21 में हुआ था कि 21-22 में। और देते भी ये लोग ऑप्शन एकदम एकदम वही पास पास का है। देखिए दिए हैं 2019-20, फिर उसके बाद दे दिया है 20-21, 22-23 और 21-22। ठीक है, तो ये कौन से बजट ईयर का है ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये शुरू तो हुआ था 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की योजना को मतलब की घोषणा की गई थी। अब बजट ईयर जो केंद्रीय बजट होगा वो 19-20 का बजट रहेगा। ठीक है, केंद्रीय जो बजट रहेगा वो 19-20 का बजट रहेगा, उसी में ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वो जैव निम्नीकरण है। तो जैव जो निम्नीकरण है कौन सा पदार्थ है, तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल है। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या है, बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, तो ये आप पढ़ेंगे तो देखिए, प्लास्टिक कप ये नहीं है, एल्यूमिनियम फाइल ये भी नहीं है, ऊन जो है ये है। ठीक है, और यहाँ पे जो कांच की बोतल होती है ये भी नहीं है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या है, ये है, वो ऊन जो है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो मानव और पशु अपशिष्ट पादप उत्पाद जैसे लकड़ी, कागज, खाद्य सामग्री आदि, मृत जीवों के अवशेष, अंडे, ये सब जो है ये सब किस में आएंगे, बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है, इसको अरेंज करना है। तो देखिए ये जो है ये मॉडर्न से है, अभी आप लोग मॉडर्न की क्लास भी किए होंगे तो आप लोग को इजी लगेगा कि देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, चिटगांव शस्त्रागार छापा पड़ा था, और बर्लिन में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई, केंद्रीय असेंबली बम कांड। ये सारे को क्या करना है, हम लोगों को अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले, सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, पहले नंबर पे यहाँ पे, तो पहला अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ए कट जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा डी। ठीक है, तो बी और सी में बचेगा। तो यहाँ पे देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 1913 में हुई। ठीक है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की जो है, इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना होती है 1916 में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है केंद्रीय असेंबली बम कांड होता है 1929 में, और चिटगांव शस्त्रागार जो छापा पड़ता है वो 1930 में पड़ता है। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इसको याद करिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है और विधानसभा सदस्य की संख्या। अब देखिए ये जो चीज है विधानसभा दिया हुआ है, ये उस टाइम में जब पेपर हो मतलब पेपर में ये क्वेश्चन आया था उस टाइम में क्या था, चुनाव हुए थे नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो इस वजह से ये आ गया है। ठीक, अब आप लोग नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मणिपुर का ही सीट जो है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि उस टाइम जो है नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुआ था तो मणिपुर में जो है विधानसभा की सीट जो थी वो 60 सीट थी। ठीक है, 62 नहीं थी, इस वजह से यहाँ पे। और जो है देखिए उत्तराखंड का कितना है, 70। अगर आपको कुछ नहीं याद है, बस आपको ये उत्तर प्रदेश का तो याद ही होगा सबको, अगर आपको मणिपुर उस टाइम में जैसे करंट में जो चलता है उसको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो मणिपुर में अगर उस टाइम में किसी को याद रहा होगा तो वो कर लेगा। ठीक, गोवा में कितनी है, 40 विधानसभा की सीट है, उत्तर प्रदेश में 403 है, उत्तराखंड में 70 है। ठीक है, मणिपुर में कितनी है, 60 है। अब यहाँ पे जो सल्फा ड्रग्स है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है सल्फा ड्रग्स, तो ये है एक जो है प्रतिजीवाणु, ये है एंटीबैक्टीरियल है। ठीक है, तो एंटीबैक्टीरियल है सल्फा ड्रग्स, इसको याद कर लीजिएगा, ये साइंस का है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। अब ये करंट है, इसको हम लोग स्किप कर देंगे। अब देखिए ये पॉवर्टी से भी क्वेश्चन आता है कि जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, तो वो कौन सा सही है, तो पहला क्या है, इनकम पॉवर्टी है। हाँ ये सही है, इनके जो उसमें दायरे में ये आता है। ठीक है, ह्यूमन पॉवर्टी ये भी सही है, तो यानी कि ए और बी दोनों सही है। तो देखते हैं, तो सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ फैक्ट कि वर्ष 1997 में पहली बार यूएनडीपी ने आय निर्धनता से पृथक करके मानव निर्धनता को मतलब ये क्या किया था, पहले इससे पहले जो होता था एक ही में आता था, आय निर्धनता मानव निर्धनता एक ही में। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, देखिए ये ह्यूमन पॉवर्टी और इनकम पॉवर्टी को 1997 के बाद जो है यूएनडीपी ने अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, तो ये जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डेट हैं वो हम लोगों को डे याद करना पड़ेगा, और थीम भी याद करना पड़ता है, जैसे टीवी है तो टीवी डे कब है और उसकी थीम क्या है, ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं, तो आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं किस स्तूप में मिलती हैं, तो वो है अमरावती और नागार्जुन कोंडा, दोनों स्तूप में जो है आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कथन और कारक से पूछा हुआ है, इससे भी आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का तापमान जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कारण में बोल रहा है कि ऊंचाई के साथ जब जो है तापमान जो है वो घटता रहता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान, ये ज्योग्राफी आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर हम भूमध्य रेखा से क्या है पोलर की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो कम होता रहता है, तो ये चीज तो सही है। तथा विरल वायु के कारण मैदानों जो मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश जो है वो अधिक क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जनवरी के माह में आगरा जो है वो आगरा का टेम्परेचर लगभग 16 डिग्री सेल्सियस रहता है और दार्जिलिंग का कितना रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, दोनों का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे निम्नलिखित जो प्रकार है उसके उष्मा इंजनों में अगर देखें हम लोग तो कार्बोरेटर का जो प्रयोग किस में किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे पेट्रोल इंजन जो है इंजन उसमें किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पे असम दिया हुआ है और उत्तर प्रदेश और केरला और क्या है, गुजरात। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया बताया नहीं है, यहाँ पे दे देखिए आप समझ रहे होंगे कि जो असम राज्य मान लीजिए है उसका सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा क्या यहाँ पे उत्पादन होता है, ये चीज यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए अगर गेहूं जो है वो उत्तर प्रदेश के सामने रहता तो सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश में गेहूं होता है बड़ी मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन असम में गेहूं जो है नहीं होता है बड़ी मात्रा में, तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश में जूट, ये भी गलत है, जूट जो है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। ठीक, केरला में जो है रबड़ ये होता है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में यहाँ पे चाय दिया है, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे कपास रहता तो सही हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। ठीक, जैसे ये कि यहाँ पे दिया है जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है, चाय के उत्पादन में असम है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे संविधान की जो मूल संरचना है उसकी अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित किया गया था। तो मूल अगर संरचना की बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो केशवानंद भारती केस आता है 1973 में। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, तो यहाँ पे केशवानंद भारती वाद आएगा। यहाँ ये बनाम केरल राज्य के साथ हुआ था, तो ये 1973 का है। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिम जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो देखिए ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिम भाग है। ठीक है, पश्चिमी भाग गाजियाबाद आएगा। ठीक है, तो इधर में है पूरा सहारनपुर, ये पश्चिमी भाग में आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके संदर्भ में कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, हाँ ये करेक्ट है। ठीक है, और यह क्षेत्र जो है हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देखिए कथन और कारण नहीं दिया, यहाँ पे आपको बताना है कि कथन एक सही है कि दो सही है, एक दो दोनों सही है, ये बताना है कि नाइदर मतलब दोनों गलत है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। बी मतलब देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट, ये हरित क्रांति का जो है साक्षी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित हुआ है, क्यों, जिस कारण से इसका कारण क्या था, हरित क्रांति की जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र को चुना गया था हरित क्रांति के लिए। हरित क्रांति के प्रभाव से इस क्षेत्र का जो है उत्पादन बढ़ा, जिससे ये जो क्षेत्र है ये अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक रूप से क्या हो गया, समृद्ध हो गया। ठीक है, डेवलपमेंट का पहला वही है, पहला जो आता है पैदल वही आता है कि अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत है तभी तो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फिर इसके साथ ही क्या होगा, राज्य के अधिकांश जो औद्योगिक व्यवसायिक जो व्यवसाय है वो क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में ही विकसित हुए। ठीक है, जिससे ये अन्य क्षेत्रों की तुलना में जो है विकसित हो गया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे व्यक्ति दिया हुआ है और क्या है, संबंधित कार्य या पद। ठीक, तो यहाँ पे जो डी के कार्वे हैं और जेईडी, देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जेईडी बेथुन है और ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, वीएम मालावारी है। ठीक है, अब ये क्या थे, मतलब इन्होंने क्या काम किया था, ये चीज यहाँ पे बताना है आपको। ठीक, तो यहाँ पे जो देखते हैं हम लोग, तो देखिए वीएम मालावारी पहले सबसे, डी के जो कर्वे हैं। अब यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया है कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की, जो कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी। ठीक है, और यहाँ पे विडो रीमैरिज एसोसिएशन की बात है, और तीसरा जो है वो बाल विधवा विरुद्ध जो संघर्ष प्रारंभ किया गया था बाल विधवा विवाह के विरुद्ध। और नेक्स्ट है जो है कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कलकत्ता में अगर हम देखें यहाँ पे विडो रीमैरिज एक्ट, तो ये जो थे डी के कर्वे किए थे विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप मिलाइएगा
तो ए का 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ए का 2 अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे ए कटेगा और डी कटेगा, बी और सी बचेगा, ठीक है। कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जेईडी वेथुन ने किया था। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के ये प्राचार्य थे। बीएम मालावारी, ये बाल विवाह विरुद्ध जो संघर्ष प्रारंभ इन्होंने किया था बीएम मालावारी ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जो मैमल है वो मतलब स्तनधारी अंडे देता है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, तो ये एकिडेना है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पहले भी मतलब ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो जनरल साइंस का है ये, तो स्तनधारी कौन सा जो अंडे देता है? तो वो है एकिडेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अगर किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को यानी कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में किसके द्वारा? तो वो किया जाता है फोटो, अगर हम देखें वोल्टिक सेल, इसके द्वारा किया जाता है, फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये जो है ये करंट है तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया है जनसांख्यिकी लाभांश, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ये, इसके लिए एज आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आया हुआ था, 2015-16 में आया हुआ था, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे यूपीपीएससी में दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए आप ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो ये देखिए वर्किंग पॉपुलेशन जो है 15 से लेकर के 59 साल तक, ये जो आएगा ये आएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए 14 से 50 गलत हो जाएगा, 0 से 6 ये भी गलत हो जाएगा, 60 वर्ष से ऊपर ये भी गलत हो जाएगा। तो ये जो ए ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काराकुम जो मरुस्थल है ये कहाँ पे है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है काराकुम मरुस्थल, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अंतरिम जो राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कब की गई थी ये आपको बताना है। तो ये है 24 अगस्त 1946 को की गई थी, ठीक है। 24 अगस्त आप लोग याद रखिएगा, 24 अगस्त 1946 को की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से अशोक का जो कौन सा शिलालेख है वो जो कि धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है, ठीक है। तो जो अशोक के जो रॉक एडिक्ट थे उसमें कौन सा ऐसा रॉक एडिक्ट है जो कि धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है? तो वो है 13वां नहीं होगा, 12वां रॉक एडिक्ट जो है वो होगा, ठीक है, जो कि धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है। नेक्स्ट आता है इसमें कि किस उत्पाद को इको मार्क कहा जाता है। देखिए ये इन्वायरमेंट का है कि इको मार्क किसको कहा जाता है, ठीक है। किस प्रोडक्ट को हम लोग इको मार्क कहेंगे? तो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे, जो पर्यावरण मतलब जो पर्यावरण से मित्रवत हों, ऐसे प्रोडक्ट उनको हम लोग कहेंगे इको मार्क, ठीक है। यहाँ पे देखिए है इको मार्क प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि जो है बीआईएस के द्वारा दिया जाता है, ठीक। ऐसे उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जैसे कि हमारे पर्यावरण पे उस उत्पाद की वजह से जो है उस प्रोडक्ट की वजह से कोई हानि ना हो, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को कोई हानि ना हो, ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको इको मार्क प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है केंद्र है और उद्योग है, कि कौन सा जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये विदेश का दे दिया है, ठीक, ये भी याद करिएगा, ये भी एग्जाम में आता है, ये पीवाईक्यू से ही आता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे अभी हम लोग पढ़ेंगे 10 साल के पीवाईक्यू, उसमें देखिएगा ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो देखिए सिगार है, पोत निर्माण है, सूती वस्त्र है और मोटर वाहन है। ओसाका दिया हुआ है, डेट्रॉयट, क्यूबा और सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ओसाका जो है वो सूती जो वस्त्र उद्योग है वो ओसाका में, इसके लिए ये फेमस है ओसाका, ठीक है। तो ओसाका जो है ये किसके लिए फेमस है? कॉटन टेक्सटाइल के लिए है, यानी कि ए का जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही बचेगा बस, और सारे कट जाएंगे, ठीक है। अब डिट्रॉयट जो है वो मोटर वाहन के लिए है, क्यूबा क्या है? सिगार के लिए फेमस है और मतलब बनता है यहाँ पे, और सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो है पोत निर्माण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो ये जिसका रिकॉर्ड है ये नाम मतलब याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ फैक्ट आता है, तो मार्क वेंट का है। तो ये चीज है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं याद है तो छोड़ भी दीजिए, एक दो तो छोड़ना भी पड़ेगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग 23 का पेपर पढ़े होंगे तो देखे होंगे, एसडीजी से जो है हम लोगों ने काउंट किया था 5 क्वेश्चन पूरा आया था सीधे सीधे, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे है 2022 का हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं तो अभी आया है, देखिए एसडीजी से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हेतु
2030 तक का जो है प्राप्त करने का लक्ष्य यहाँ पे नहीं रखा गया। तो क्या नहीं रखा गया है? जीरो हंगर ये है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये भी है, क्वालिटी एजुकेशन मतलब गुणवत्तापरक शिक्षा, और यहाँ पे लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वेलिटी ये भी है, और अंतरिक्ष अनुसंधान ये नहीं है। ठीक है, एसडीजी में ये नहीं आता है, तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा 2030 तक कौन सा लक्ष्य नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हम लोगों का लिस्ट वन दिया हुआ है और स्टेट दिया हुआ है। लिस्ट वन में क्या है? यहाँ पे बायो जो रिजर्व सेक्टर है यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र है, और स्टेट दिया है राज्य, मतलब कौन सा जो है जैव आरक्षित क्षेत्र कौन से राज्य में है, ये चीज दिया हुआ है, हम लोग को मैच करना है। तो जो मानस है बायो रिजर्व सेक्टर, ये कहाँ पे है? तो ये जो है ये असम में है। ठीक है, तो ए का 3 यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन में अगर आप देखिएगा ए का 3, तो यहाँ पे ए बचेगा, ऑप्शन ए का 3। ठीक है, और फिर उसके बाद देख लेते हैं सुंदरबन, तो ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, नंदा देवी है, यहाँ पे ऑप्शन जो है उत्तराखंड की जगह उत्तर प्रदेश दिया है, इसीलिए यहाँ पे स्टार बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग उत्तराखंड। ठीक, तो यहाँ पे इसको मिला दीजिए। फिर उसके बाद पंचमढ़ी, ये कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ए के साथ भी हम लोग नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया, तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो गया होगा, मतलब इसका मार्क्स जो है सबको मिल गया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जो जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये थे मारवाड़ से संबंधित थे जैता और कुंपा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये यूपी का है, यूपी से आया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद यानी कि यहाँ पे जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, इस योजना के लिए जो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब है कि इस डिस्ट्रिक्ट का यही प्रोडक्ट जो है वो है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, ये करंट में उस टाइम चल रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो ए है वही करेक्ट नहीं है, बागपत में लकड़ी के खिलौने ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, बागपत में जो है वो होम फर्निशिंग है, और अमेठी में देखें तो जो मुंज के उत्पाद हैं, आगरा में अगर चर्म उत्पाद आते हैं, गौतम बुद्ध नगर में क्या है? रेडीमेड कपड़े। ठीक है, तो लकड़ी का खिलौना ये कहाँ पे? ये चित्रकूट का क्षेत्र जो है एरिया, वहां के लिए है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे है ना, चित्रकूट को चुना गया है। ठीक है, ये है करेंट का, इसको हम लोग स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ चुका है, 2 से 3 बार कम से कम आया हुआ है कि राजनीतिक दल है और इनकी स्थापना जैसे हुई उसके अनुसार क्या करना है, इसको अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग में दे देगा या डिसेंडिंग में दे देगा। तो खास करके यूपी की जो पार्टियां हैं उनको आप लोग को याद करना पड़ेगा, जैसे बहुजन समाज पार्टी हुआ, समाजवादी पार्टी हुआ। ठीक है, और भी पार्टियां जैसे बीजेपी है उसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, और तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया जो तृणमूल कांग्रेस है पश्चिम बंगाल की, उसकी स्थापना कब हुई? तो ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये अरेंज करने को आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहली जो पार्टी बनी वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे तेलुगु देशम पार्टी जो है 1982 में इसकी स्थापना हुई, तेलुगु देशम पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी आती है 1984 में, इसकी स्थापना होती है। समाजवादी पार्टी 1992 में बनती है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो बनती है 1998 में। तो ये इसको आप लोग लिख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जैसे पेपर का अगर आप लोग बना रहे हैं तो ईयर वाइज आप लोग बना लीजिए। तो जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जैसे लगता है कि भूल जाएगा, तो उसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, उसको याद करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में आने का संभावना रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे बिम्स्टेक का है, तो ये जो है ये करंट से है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। मतलब हम लोग बिम्स्टेक पढ़ेंगे जब हम लोग करंट अफेयर्स, जैसे अभी मैं क्लास स्टार्ट की हूँ, करंट पे आएगा तो वो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि करंट के उससे एग्जाम में आएगा। ये जो है ये 1-2 साल पुराना करंट नहीं, कोई फायदा नहीं है इसको पढ़ने का। ठीक है, अब यहाँ पे सत्यशोधक समाज दिया है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? जिनका जो है प्राथमिक जोर सत्य की ओर था। ठीक है, सत्य की ओर मतलब सत्य की खोज करना। ठीक है, इनका प्राथमिक जो जोर था वो सत्य की खोज करना। तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वो थे ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिराव फुले ये जो थे ये सत्यशोधक समाज के क्या थे? संस्थापक थे। 1873 ईस्वी में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये जो इनका सत्यशोधक समाज था, ये गैर ब्राह्मण मतलब विरोधी आंदोलन का संचालन ये करते थे। तो इसी के विरोध में इन्होंने ये मूर्ति पूजा, कर्म कांड, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग के सिद्धांत, इन सब का पूरा जो है खुलेआम विरोध करते थे। ठीक है, इसी के उसमें इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 2022 से 2026 तक में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में आपको कॉमनवेल्थ जो गेम है उसके संदर्भ में आप लोग को बताना है। ये भी करंट का ही है, लेकिन इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2022 मतलब जुलाई 2022 से लेकर के अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पे यहाँ पे बोला इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है,
बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, यहाँ पे उस टाइम में पूछा था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि ये जो 2026 का है, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ये कहाँ पे, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ये आप लोग याद रखिएगा कि 2026 का जो होगा वो कब होगा, ये होगा 2026 का कहाँ पे होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कथन और कारण से है कि एक गिलास पानी में नमक का जो घोल है वो समरस होता है। दूसरा कारण बोला है पूरे जो हिस्से में विभिन्न संगठन वाला जो घोल है वो समरस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए सही है और जो आर है वो गलत है। ठीक है, कौन सा, आर में जैसे पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला जो घोल है वो समरस होता है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है लिस्ट 1 लिस्ट 2 जो दिया हुआ है, इसको क्या करना है, मैच करना है हम लोगों को। तो रागमाला है और रास कौमुदी है, राग विबोध है और उसके बाद चतुर्दंडी प्रकाशिका है। ठीक है, तो रागमाला किसकी है, तो ये पुंडरीक विट्ठल की है। ठीक है, रचनाकार इसके जो रागमाला के हैं वो है पुंडरीक विट्ठल। तो यानी कि ए का आप 3 मिलाइए तो ए का 3 जो एक ही ऑप्शन में बचता है बस ए। ठीक है, तो यहाँ पे और भी देख लेते हैं। तो रास कौमुदी किसका है, श्रीकंठ की है। और राग विबोध ये सोमनाथ की रचना है और चतुर्दंडी प्रकाशिका ये वेंकट रमण की रचना है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद करिएगा। फिर यहाँ पे कथन और कारण से दे दिया है क्वेश्चन की 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। एक दूसरा दिया है कि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य वेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो दोनों सही है और उसकी एक्सप्लेनेशन मतलब उसका व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे देखिए दिवस दिया हुआ है, घटना। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट डे दिया हुआ है और घटना। तो यहाँ पे देखिए जो 18 अप्रैल दिया हुआ है ये क्या है, ये विश्व विरासत दिवस है। यानी कि एक का दो आप लोग इसको मैच कर लीजिए, एक का दो मैच कीजिए तो यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन बचता है। देखिए आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन पेपर किए 2022 के, ये नोटिस किया कि बहुत क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कि अगर आपको बस एक याद है तो आप ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन 2023 में थोड़ा सा टफ बनाया पेपर, तो अब दिन प्रतिदिन पेपर थोड़ा टफ होता जा रहा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाता है और भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 22 मई को क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। और 29 जुलाई को क्या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो इंटरनेशनल टाइगर डे कब है, ये है 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, तो सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आज का। तो म्यांमार का जो पेगु योमा क्षेत्र है वो किस क्षेत्र मतलब खनिज क्षेत्र के लिए प्रमुख है। ठीक है, तो किस खनिज के लिए ये प्रमुख है, म्यांमार का पेगु योमा। चांदी, तांबा, टिन और खनिज तेल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ये मुझे भी याद नहीं था तो इसलिए मैंने आंसर देख लिया। तो म्यांमार का जो पेगु योमा क्षेत्र है ये किसके लिए है, ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे खनिज तेल के लिए ये जो है प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है ये तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगी 101 से 150 तक फिर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 2021 पे चलेंगे। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।